निर्मला ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे। अब वह समय को रोककर अपने लिए सुखद जीवन जीना चाहती थी। इसीलिए उसने सब कुछ त्याग कर हरिद्वार जाने का मन बना लिया। पति बरसों पहले ही एक बेटे की जिम्मेदारी देकर स्वर्ग सिधार गए। सरकारी नौकरी थी, इसलिए निर्मला को अच्छी खासी पेंशन मिलती रही। उसे कभी किसी किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन उसे जीवन का अकेलापन हमेशा खलता रहा। वक्त बलवान होता है, उसके सामने कभी किसी की नहीं चलती। समय गुजरता गया और एक रोज उसके बेटे की 4 साल की उम्र में ही हैजे से मौत हो गई। उसका तो संसार उजड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया और निर्मला बिल्कुल अकेली रह गई। निर्मला की जेठ अस्थमा की बीमारी से स्वर्ग सिधार चुके थे, इसीलिए उसकी जेठानी आनंदी किसी को खोने का दुख समझती थी। उसने निर्मला को सहारा दिया। निर्मला अपनी जेठानी आनंदी से बोली, दीदी अब यहाँ जी नहीं लगता, चारों तरफ अकेलापन है। ऐसा लगता है कि कहीं से तुम्हारे देवर मुझे आवाज दे रहे हो। मेरा बेटा मुझे यहीं इधर उधर घूमते हुए मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है यहाँ रहकर मैं पागल हो जाऊंगी। सोच रही हूँ हरिद्वार चली जाऊं और बाकी का जीवन वहीं पूजा पाठ में गुजार लूं। ये घर, ये जायदाद अब सब तुम संभाल लेना, मैं जा रही हूँ। आनंदी उसे रोकती हुई बोली, ना छोटी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और तुम अकेली कहाँ हो? अजीत और मधुकर भी तो तुम्हारे ही बेटे हैं। आज से उन्हीं के लिए जियो। अब वो दोनों मेरे नहीं तुम्हारे बेटे हैं। मैं अकेले इन्हें नहीं संभाल सकती, अब तुम ही इन्हें संभालो। निर्मला की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, कितना सोचती हो तुम मेरे लिए दीदी। ठीक है, तुम कहती हो तो नहीं जाती। अब तुम घर संभालो और मैं तुम्हारे बच्चे, फिर बड़े होकर मुझे और इस संपत्ति को संभालेंगे। और उस दिन से निर्मला ने अपना सारा जीवन आनंदी के बच्चों को सौंप दिया। अजीत और मधुकर दोनों दिन भर निर्मला के आगे पीछे काकी काकी कहकर घूमते रहते और निर्मला भी उन्हें अपने बच्चों की तरह कभी डांटती और कभी प्यार करती। दोनों भाई बड़े हो चुके थे। निर्मला आज भी अपने सगे बेटों से भी ज्यादा प्यार करती थी। अजीत, ये क्या पढ़ाई लिखाई छोड़कर सिनेमा देखने गए थे? अगर दीदी को ये बात पता चल गई तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा। क्या काकी, अब हम बच्चे नहीं रहे, अपना भला बुरा खुद सोच सकते हैं। और अब तुम बूढ़ी हो गई हो, हमारे कम अपनी ज्यादा चिंता किया करो। ये क्या कह रहे हो अजीत? मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो इसका मतलब तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज कर दूं? कल को दीदी को पता लगा तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा। अजीत बिना जवाब दिए ही वहां से चला गया। निर्मला सोचती रही कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं और मैं बूढ़ी, शायद अब मुझे अपनी मर्यादा में रहने का समय आ गया है। बूढ़ी काकी ही तो हूँ, कोई माँ थोड़ी ना हूँ जो उन पर अपना अधिकार जमाऊंगी। आज निर्मला को अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी। काश वो होते तो वो उन्हें अधिकार से डांटती धमकाती। चुपचाप आंखों से आए आंसू पल्लू से पोंछ लिए और फिर से खुद को समझाने की कोशिश करने लगी। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी भी हो गई। आनंदी ने मां होने के सारे अधिकार निर्मला को दे दिए ताकि उसके मन को अपनी औलाद ना होने की ठेस ना पहुंचे। अजीत अपनी पत्नी अनुराधा से बोला, अनुराधा, ये हमारी काकी है, इन्होंने ही हमारी परवरिश की है। अजीत के इन शब्दों ने निर्मला का कलेजा छील दिया। मैंने सिर्फ परवरिश की है? परवरिश तो आया भी कर देती है। अजीत ने ये क्यों नहीं कहा कि मैंने उन्हें माँ से भी ज्यादा प्यार दिया है? तभी मधुकर की आवाज कानों में पड़ी, मिताली, जरा माँ से पूछना कि हम अभी घूमने जा सकते हैं या नहीं। निर्मला सोच में पड़ गई। मधुकर की शादी को 2 महीने बीत गए हैं, फिर अब बाहर जाने में क्या बुराई है? मधुकर मुझसे भी तो पूछ सकता है। शादी से पहले मिताली से मिलने तो मुझे बताकर जाता था, लेकिन बाहर जाने के लिए माँ से पूछना है। खैर, अब क्या ही कहूँ, काकी जो ठहरी। छोटी छोटी शिकायतों को मन में लिए जिंदगी गुजरे जा रही थी। घर में पोते पोतियों की किलकारियां गूंजने लगी, लेकिन ये पल देखने के लिए आनंदी नहीं रही। निर्मला का संबल टूट गया। कुछ दिन के मातम के बाद दोनों बेटे अपनी बीवी बच्चों में व्यस्त हो गए। आनंदी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी निर्मला के सर आ पड़ी। मधुकर, कल की छुट्टी ले लो, तुम्हारी मौसी की बेटी की शादी में चलना है। अरे काकी, आप जाकर क्या करोगी? हम लोग ही चले जाते हैं, आखिर घर पर भी तो कोई चाहिए। आप चिंता ना करो, मैं और अजीत बच्चों को लेकर चले जाएंगे। मैं और इतने बड़े घर में अकेली? तो क्या हुआ, आप तो बड़ी हैं, रह सकती हैं। ठीक है बेटा, तुम लोग चले जाओ। अनुराधा बहू, जरा इधर तो सुनो। देखो मेरी साड़ियाँ फटने लगी है, बाजार जाकर खरीदारी करूं ये मेरे वश की बात नहीं है, इसलिए मेरे लिए 1-2 साड़ी ले आना। अरे काकी, मेरी कई सारी पुरानी साड़ियाँ पड़ी थी, सोच रही थी कि काम वाली को दे दूं, मगर आपके पास साड़ी नहीं है तो आप उन्हें ही पहन लेना। वैसे भी पिछले महीने इन्हें सैलरी नहीं मिली। निर्मला चौंक गई थी।
कि अब वो पुरानी साड़ियां पहनेगी। अब उसे इस घर में अपनापन कम और एहसान ज्यादा नजर आने लगा, जैसे वो लोग उसके बुढ़ापे पर तरस खाकर उस पर एहसान कर रहे हों। कई दिन बीत गए। निर्मला ने सुना कि दोनों बहुएं दोनों बेटों से लड़ रही हैं। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। आखिर बूढ़ी काकी का बोझ हम कब तक उठाएंगे? पूरे दिन खांसती रहती है। कल को अगर ये बीमारी हमें और बच्चों को लग गई तो? सही कहती हो दीदी, ये तो छुआछूत की बीमारी है। वैसे अब हमारे बच्चे बड़े होने लगे हैं, उन्हें भी तो कमरे चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि काकी को वृद्धाश्रम भेज दो। हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? काकी हमारे बचपन से हमारे साथ रही है। उन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह पाला है। उनके पास भला किस चीज की कमी है? उनका अपना घर है, पैसा है, बस बुढ़ापे में सहारा चाहिए। वो तुम्हारी माँ नहीं काकी है, समझे? इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों भाई तो ये चाहते हो कि हम दोनों देवरानी जेठानी बुढ़ापे में नौकरानी की तरह उनकी सेवा करें। ना बाबा ना, हमसे ना हो पाएगा। काकी को वृद्धाश्रम भी भेज दो, वहाँ उनकी अच्छी देखभाल हो जाएगी और उनसे हमारी जान भी छूटेगी। मुझे लगता है भाभी सही कह रही है अनिकेत। काकी की वहाँ से अच्छी देखभाल यहाँ नहीं हो पाएगी। काकी ये सब सुन रही थी। उसके पास आज सब कुछ था, लेकिन सहारा नहीं था। जिन बच्चों के साथ वो अपने बुढ़ापे के सपने देख रही थी, उन बच्चों के लिए वो कब में उनके लिए बोझ बन गई, उसे पता ही नहीं चला। वो ये सब सुनकर खड़ी नहीं हो पाई। जैसे तैसे दीवार का सहारा लेकर वो अपने कमरे में गई और कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद अनुराधा और मिताली के रोने की आवाज आई। किसी अनहोनी के बारे में सोचकर निर्मला धीरे से उठी और दीवार का सहारा लेकर उनके कमरे तक पहुंची। अरे क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम लोग? काकी, इन दोनों भाइयों ने जो कर्ज लेकर शेयर मार्केट में शेयर खरीदे थे, वो सब डूब गए। 30 लाख का नुकसान हो गया। अब हम इतना बड़ा कर्जा कैसे चुकाएंगे? हम बर्बाद हो गए, कुछ नहीं रहा। हम सड़क पर आ गए काकी। अरे तो रोती क्यों हो? रोने से कोई हल नहीं निकलने वाला। हिम्मत रखो। काकी, ये घर बेचकर भी कर्ज नहीं उतार पाएंगे। किसी को पता चला तो बहुत बदनामी हो जाएगी। अब आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। बस थोड़ा जहर लाऊं और सबको खिला दूं, बाद में खुद खा लूंगा। ये कहकर अजीत रोने लगा। मधुकर अभी भी माथा पकड़कर बैठा हुआ था। निर्मला अंदर गई और अपने घर के कागज उठा लाई। साथ में एक चेक भी था। अजीत को देते हुए निर्मला बोली, ये लो मेरे मकान की रजिस्ट्री और इसे बेचकर कर्ज चुका दो। बाकी कमी रह जाए तो ये लो चेक। जितनी जरूरत हो इसमें भर लेना, मैंने साइन कर दिए हैं। वैसे भी मेरे मरने के बाद ये सब तुम्हारा ही तो है। ये सब देखकर उनकी आंखें चमक उठी। सारी चिंता एकदम से हवा बनकर उड़ गई। काकी, ये सब क्यों? ये तो आपने अपने बुढ़ापे के लिए रखा था। मेरे बुढ़ापे का इंतजाम तो तुम लोगों ने वृद्धाश्रम में कर दिया है, फिर मुझे किस चीज की जरूरत? बेशक मैं तुम्हारी माँ नहीं काकी हूँ, मगर तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम दोनों की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे मैं मरते दम तक निभाऊंगी। मर जाऊंगी लेकिन कभी तुम लोगों को दुखी नहीं देख पाऊंगी। अब देर मत करो और जल्दी से कर्ज चुकाकर मुझे वृद्धाश्रम भेजने की व्यवस्था करो। तब तक मैं अपना कुछ जरूरी सामान पैक करती हूँ। काकी की बात सुनकर अजीत और मधुकर काकी के पैरों में गिर गए और माफी मांगते हुए बोले, हमें माफ कर दो काकी। हमारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो हम आपका प्यार पहचान नहीं पाई। आपने हमारे लिए इतना सोचा और हम आपको वृद्धाश्रम भेजने की सोच रहे थे। अब आप कभी वृद्धाश्रम नहीं जाओगी। हम जिस हाल में भी रहेंगे साथ रहेंगे। दोनों बहुओं ने भी माफी मांगते हुए कहा, काकी, ये सब हमारे दिमाग की उपज थी कि आप वृद्धाश्रम जाओ। हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, हमें माफ कर दो काकी। अब आप कहीं नहीं जाओगी। हमें और हमारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। निर्मला इसी प्यार और साथ के लिए जीवन भर तरसती रही। उसने बहुओं के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बच्चों। अगले दिन अजीत खुशी से उछलता हुआ चिल्लाया, काकी काकी, जल्दी बाहर आओ, एक बड़ी खुशखबरी है। अरे क्या हुआ अजीत? काकी, आज शेयर मार्केट में फिर से उछाल आया है। हमारे शेयर की कीमत अचानक से दोगुनी हो गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ काकी। ये सब तुम्हारे आशीर्वाद का नतीजा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। भगवान तुम्हारी खुशियों को दिन रात दुगनी करे। वो सब लोग समझ गए थे कि काकी कितनी भी बूढ़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन उनका आशीर्वाद उन सबके लिए बहुत जरूरी है। काकी के होठों पर आई मुस्कान ने घर का माहौल खुशनुमा बना दिया और फिर सब लोग अपनी बूढ़ी काकी के साथ प्यार से भूखे ही सो जाते थे। लेकिन भोलू का दिमाग बहुत तेज था। वो एक बार में ही सब सीख जाता था। एक बार की बात है,
उसकी पत्नी कमला उससे कहती है, सुनो जी, घर में 2 दिन से कुछ नहीं बना है और बच्चे भी बहुत भूखे हैं। कोई मांगने से भीख भी नहीं देता गांव में। क्यों ना आप बनिया सेठ के यहाँ काम पर लग जाओ। अरे भाग्यवान, क्या कह रही हो? वो बनिया सेठ की आदत तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे वो गरीबों पर जुल्म करने में सबसे आगे है। अरे जरा भी काम बिगड़ जाए तो वो हाथ जला देता है, और तुम मुझे उस नर्क में जाने को कह रही हो। लेकिन इसके सिवा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। गांव के ज्यादातर लोग वही काम करते हैं। आप थोड़ा बच्चों को तो देखिए, भूख के मारे सूख के कांटा हो रहे हैं। भोलू अपने बच्चों को देखता है और गरीबी से मजबूर होकर बनिया सेठ के यहाँ काम पर चला जाता है और बनिया सेठ से कहता है, सेठ जी जयराम जी की। हाँ ठीक है, बोलो क्या काम है? अरे बिना दाम के मैं कोई काम नहीं करता, जल्दी बोलो क्या काम है। हाँ सेठ जी, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। बनिया सेठ अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, अरे भाग्यवान, अरे कहाँ हो? अरे वो कल रात का बासी खाना इसको दे दो, जिसमें वो छिपकली गिर गई थी ना। हाँ, अरे इस भोलू के बच्चे भूखे हैं, खाकर मर जाएंगे। ये कहकर वो बनिया भोलू का मजाक उड़ाता है और भोलू इसे भगवान की मर्जी समझकर इस कड़वे घूंट को पी जाता है। तभी सेठानी बाहर आती है और कहती है, अरे कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह? ये लो, बच्चों को दे देना और तुम भी खाकर मर जाना। रोज रोज की नौटंकी से छुटकारा तो मिलेगा। आपका धन्यवाद सेठ जी, अगर आपका कोई काम हो तो मैं इसके बदले में कर दूंगा। हाँ। अरे फ्री में तो मैं अपनी मैल भी ना दूं, काम तो करना पड़ेगा भाई तुझे इसके बदले में। क्या काम है सेठ जी? मैं कर दूंगा। मेरे ये जूते साफ कर दो और इन्हें अपने सिर पर रख लो। जब मेरे पैर के जूते गंदे हो जाएंगे तब इन गंदे जूतों को अपने सिर पर रख लेना। और सुन, ये काम रोज कर सको तो आ जाना हवेली पे, समझा? भोलू बनिया सेठ की बातों का बुरा नहीं मानता है, क्योंकि उसकी गरीबी की रेखा इस बदनामी से कई गुना बड़ी थी। वो खुशी खुशी इस काम को करता, जिसके बदले में बनिया उसको कुछ रुपए भी देता। सुनो जी, आप ये काम मत करो, गांव में हर तरफ हमारी हंसी उड़ाई जा रही है। भाग्यवान, तुम लोगों की बातों पर ध्यान न दो। लोगों का काम तो ऐसे ही हंसी उड़ाना है, हमें अपनी बेटी को पढ़ाकर अफसर बनाना है। भोलू ऐसे ही दिन रात बनिया सेठ के यहाँ काम करता रहा, अपनी इज्जत की फिक्र ना करते हुए। एक दिन भोलू ने बनिया सेठ से ज्यादा रुपए की मांग की और कहा, सेठ जी, मैं आपके यहाँ कई दिनों से काम कर रहा हूँ, आज थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत आन पड़ी है मुझे। अरे भोलू, इतने ज्यादा पैसों का क्या करेगा तू? अरे कोई व्यापार करने जा रहा है क्या? नहीं सेठ जी, बेटी को पढ़ाना है शहर में, इसके लिए उसकी फीस देनी है। अरे भोलू, क्या करेगा बेटी को पढ़ाकर? भाई जैसे तू मेरे जूते अपने सिर पर ढोता है, वैसे ही वो भी हमारी गाय भैंसों का गोबर उठा लेगी। अरे क्यों चिंता करता है तू? भोलू सेठ की बात समझ जाता है। वो बनिया सेठ के यहाँ रहकर व्यापार करने के तरीकों को सीख गया था और कहता है, सेठ जी, आप पैसे ना दो तो मुझे अपनी गाय भैंसों का गोबर ही दे दिया करो। हाँ। बनिया सेठ की पत्नी को बहुत जोर से हंसी आती है और वो कहती है, अरे भोलू, जो मैं तुझे रोज बासी रोटी देती हूँ उससे मन भर गया क्या, जो अब बच्चों को गोबर खिलाने की सोच रहा है? सेठ और सेठानी दोनों हंसते हैं। भोलू उनकी बात का बुरा नहीं मानता है और गोबर लेकर रोज चला जाता है। एक दिन भोलू की पत्नी ने पूछा, अरे सुनो जी, आप काम के बदले में गोबर लेकर रोज रोज कहाँ जाते हो? घर गोबर से नहीं, पैसों से चलता है। ये बात आप भूल क्यों जाते हैं? और बच्चों को भी पढ़ाना है, इसके लिए तो पैसों की जरूरत है, ना कि गोबर की। भोलू कमला की कोई बात नहीं सुनता और रोज बनिया सेठ की गाय भैंसों का गोबर ले जाता। भोलू को देखकर सभी गांव वाले उसका बहुत मजाक उड़ाते और उस पर हंसते। भोलू रोज की तरह गोबर लेकर गया, लेकिन शाम को घर नहीं लौटा। उसकी पत्नी कमला सेठ जी के पास गई। सेठ जी, आज वो घर नहीं आए, आपने उन्हें कहीं काम पर भेजा है क्या? अरे नहीं, मैंने उसे कहीं नहीं भेजा है।
वो रोज गोबर लेकर शहर जाता है, वहीं गया होगा वो नकारा। उसे घूमने का शौक तो है ही। अरे कर रहा होगा कहीं मटर गश्ती। अरे तुम जाओ और मुझे आराम करने दो, चलो। कमला बनिया सेठ की बात सुनकर दुखी हो जाती है कि भोलू ने कभी इस बारे में बताया ही नहीं। ऐसे ही 1 महीना बीत गया, भोलू की कोई खबर न मिली। अब कमला भी सेठ के यहाँ झाड़ू पोंछा करने लगी और अपने बच्चों का पेट पालने लगी थी। एक दिन अचानक एक बड़ी सी चमचमाती कार सेठ के दरवाजे पर रुकती है और उसमें से सूट बूट में एक आदमी निकलता है। उसे देख बनिया सेठ कहता है, अरे ये कौन हमारे घर आ गया? लगता है कोई बड़ा व्यापारी है। अरे झूले लाल, आज तो मेरे भाग्य खुलने वाले हैं। वो उस अमीर आदमी के पास जाता है और देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गांव का गरीब भोलू था, जो कभी सेठ के जूते अपने सिर पर रखकर चलता था। आज उसे सूट बूट में देखकर सेठ उससे कहता है, अरे भोलू भैया, ये करिश्मा कैसे हो गया है? कहीं डाका तो नहीं डाल दिया तूने, या कोई सोने का मटका मिल गया है? अरे चक्कर क्या है? अरे नहीं सेठ जी, ये सब मैंने अपनी मेहनत से किया है। आपसे जो मैं गोबर लेकर जाता था ना, उसे मैं बड़ी खाद कंपनी में देता था और आज मैंने शहर में अपनी खुद की खाद कंपनी खोल ली है। ये सब आपके उस गोबर की वजह से हुआ है। अगर उस दिन आपने पैसे दे दिए होते तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। इसलिए सेठ जी, आपका धन्यवाद। भोलू को देख उसकी पत्नी की आंखें भर आती है और वो भोलू को गले लगा लेती है। भोलू की सफलता देख गांव में सभी उसकी जय जयकार करते हैं। भोलू उन सब से कहता है, मेरे गांव वालों, मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि आपकी हंसी उड़ाने से अगर मैंने अपना रास्ता बदल दिया होता ना, तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँचता। भोलू की बात सुनकर सभी भोलू से माफी मांगते हैं और भोलू का सम्मान करते हैं। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम करने में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए और लोगों के डर की वजह से अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए। हो सकता है कि आप सफलता की आखिरी सीढ़ी पर खड़े हो, तो सोच क्या रहे हो? कपड़े झाड़ो और लग जाओ काम पर। एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी।